हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और मैं आपकी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेकर आया हूँ एसएससी जेईई के प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। यहाँ पर हम डेली के 25 क्वेश्चंस देखते हैं और यहाँ पर हमने एक रूल रखा है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को, जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इसे आप बहुत सीरियसली देंगे। आप साथ में एक पेन कॉपी रखिए और आपको जो भी आंसर लगता है कि इसका जो भी ऑप्शन होने वाला है उसे आप अपने कॉपी में लिखिएगा। अगर आप सही मार्क्स देते हैं तो अगर आप सही टिक करते हैं तो आपका पॉजिटिव 1 मार्क, और अगर आप गलत करते हैं तो माइनस 0.25 मार्क्स। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप एवेल्यूएट करिएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने आपके गलत हुए, और जो आपके गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए उसको भी देखिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कोएफिशिएंट इज ऑप्शन ए मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी केजी पर मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी केजी पर सेकेंड। ट्रांसमिसिबिलिटी कोएफिशिएंट की यूनिट पूछी है इसने, तो हमें पता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, K इंटू डी, T इज इक्वल टू K इंटू डी। के आपकी परमेबिलिटी होती है, इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकेंड, और ये D है, इंटू में आ जाएगा मीटर, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी आपकी क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि जो B है वो आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आउटसाइड क्लियरेंस ऑफ अ सैम्पलर शुड बी ऑप्शन ए लेस देन 2%, ऑप्शन बी 0 से लेकर 2%, ऑप्शन सी 2 to 5%, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 5%। सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 0 से 2% आपका आउटसाइड क्लियरेंस रहना चाहिए सैम्पलर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम इज। लिमिट्स की बात कर रहा है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है। ऑप्शन आर ए 0.15% to 2%, ऑप्शन बी 0.8% to 4%, ऑप्शन सी 0.8% to 6% एंड ऑप्शन डी 0.8% to 8%। देखिए जो आपका कॉलम्स की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कॉलम्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कॉलम्स में जो मिनिमम एरिया जो होता है वो होता है 0.8 और जो मैक्सिमम एरिया होता है वो होता है 6%। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.8 to 6%। जो लिमिट्स है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की कॉलम में यही होती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ टी बीम बिहेव्स एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन बोल रहा है कि टी बीम जो है रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन आर ए कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड ऑफ रीइंफोर्समेंट, बी कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन, ऑप्शन सी रिमेन्स विद इन द फ्लेंज एंड ऑप्शन डी रिमेन्स इन द वेब। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है, एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। आपकी जो टी बीम है, इस तरह की आपकी टी बीम होती है, अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस इस फ्लेंज के अंदर लाई करती है, इस फ्लेंज के अंदर, तो आपकी जो टी बीम है वो एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ क्रॉप रिक्वायर्स 32 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन 20 days, देन द ड्यूटी ऑफ क्रॉप इज ऑप्शन ए 266 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, ऑप्शन बी 637 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, ऑप्शन सी 1173 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स एंड ऑप्शन डी इज 540 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या हो रहा है कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाते थे, लेकिन अब एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले टाइम में फॉर्मूलों के साथ साथ उसमें कुछ वैल्यूज़ देगा और आपसे कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल को रखा है इसमें। तो इससे आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्रॉप रिक्वायर्स 32 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी कि ये क्या दे दिया आपको, डेल्टा दे दिया। साथ में बोल रहा है इन 20 days, यानी कि आपको बेस पीरियड दे दिया 20, और आपसे ड्यूटी पूछ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, डी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। ठीक है,
ये तब फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब डेल्टा जो है वो मीटर में दिया रहता है। अभी फ़िलहाल डेल्टा आपको क्या दिया है, सेंटीमीटर में, तो इस डेल्टा को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 8.64 की जगह क्या आ जाएगा, 864 हो जाएगा b अपॉन डेल्टा। तो ये वाला फॉर्मूला जो सेकंड वाला मैंने लास्ट लाइन में लिखा है, ये तब है जब आपका डेल्टा जो है सेंटीमीटर में दिया है। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखिए और इसका आंसर को कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है, और ध्यान रखिएगा बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करना है। तो आप थोड़ा सा अपना टाइम भी नोट करिएगा कि आपको कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। सिंपल सा है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सिर्फ वैल्यू रखिए, आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, एक क्वेश्चन हमने देखा है हमारे प्रैक्टिस सेट में ही आया था कि जो ड्यूटी की यूनिट है वो क्या होती है। तो ड्यूटी की यूनिट क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स होती है। तो आप यूनिट का भी ध्यान रखेंगे ना, यूनिट्स भी कई बार आ चुका है। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ट्रांसमिसिबिलिटी की यूनिट पूछ लिया था, तो आपको यूनिट भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, The method of irrigation adopted at places where there exists acute scarcity of irrigation water is। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जहाँ पर आपकी पानी की कमी होती है वहाँ पर कौन सा इरिगेशन का मेथड अप्लाई होता है। ऑप्शन ए है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ऑप्शन बी है फ्यूरो इरिगेशन मेथड, ऑप्शन सी है ड्रिप इरिगेशन मेथड, एंड ऑप्शन डी है बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्ट है ये आपका, ऑप्शन सी है ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ होता है जहाँ पे आपकी पानी की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ रबर इज, ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.33, ऑप्शन डी 0.5। हमने जब इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट करे थे तब मैंने आपको कई बार बताया है कि पॉइजन्स रेशियो डिफरेंट मटेरियल का पूछा जाता है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कि हमें रबर की जगह पे क्या कंक्रीट का पूछा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आपको सारे जितने भी मटेरियल हैं उनके आपको पॉइजन्स रेशियो याद करने पड़ेंगे। स्पेशली जो आपको अभी मैं आपके प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ वो तो आप याद करते ही जाइए, ठीक है। तो जो रबर है उसका कितना होता है पॉइजन्स रेशियो, वो होता है 0.5। कंक्रीट है उसका कितना होता है 0.2। कॉर्क है, कॉर्क का होता है 0। ये आप याद रखिएगा, है ना। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे बार बार रिपीट करा जाता है। साथ ही साथ एक ह्यूमन सेल होता है, उसका होता है -1। इसके अलावा आपसे रेंज पूछ लेता है पॉइजन्स रेशियो की, तो पॉइजन्स रेशियो की जो रेंज होती है वो होती है आपकी कितनी, 0.5 तक होती है। पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है जब आप ह्यूमन सेल को नहीं कंसिडर करते हैं। और अगर आप ह्यूमन सेल को कंसिडर करेंगे तो आ जाएगी -1 से लेके 0.5 तक, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ होती है, 0.5 से बड़ी भी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिए कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जब 0.5 होती है, जब आपकी म्यू की वैल्यू 0.5 होती है तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन वी, वो हो जाता है 0। यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है किसी बॉडी के अंदर, अगर उसका म्यू की वैल्यू 0.5 है तो वो 0 होता है, यानी कि वो रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर मतलब वॉल्यूम आपका जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा 0.5 के उस केस में, ठीक है। तो रबर में 0.5 हो रहा है, तो देखिए अभी रबर में क्या हो रहा है, आपका आप इसको स्ट्रेच करेंगे और जब छोड़ेंगे तो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, तो किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द मिनिमम क्लियर कवर इन mm फॉर कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456 शैल बी A 20, B 25, C 40 एंड D 50। देखिए ये हमारे लास्ट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, पर एक बहुत बड़ा चेंज है। उस क्वेश्चन में क्या था, आपसे कॉलम की जगह पे फुटिंग दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सेम है, लेकिन है नहीं, चेंजेस हैं। तो अगर आपका कॉलम दिया है तो इसका जो मिनिमम कवर होगा वो कितना हो जाएगा, कॉलम के केस में हो जाता है आपका 40, सी ऑप्शन। और जो हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट्स में देखे थे तो उसमें आपका क्या आंसर था, फुटिंग था। तो जो फुटिंग हो उसका कितना होता है 50। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फुटिंग के केस में मिनिमम कवर होता है 50 और कॉलम के केस में होता है आपका 40। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वेरिएशन इन डिक्लिनेशन ड्यू टू चेंज इन सीजन इज कॉल्ड A डायरनल, B एनुअल, C सेक्युलर एंड D इर्रेगुलर। लास्ट
प्रैक्टिस सेट्स में हमने ये वाला क्वेश्चन भी देखा था, पर उसमें भी चेंज था। ये सेम टू सेम लग रहे हैं लेकिन है नहीं, क्वेश्चंस चेंजेस आ रहे हैं। तो इतने जल्दी मत डिसाइड करिएगा आप आंसर, थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंजेस करता जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा एज इट इज़ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, द वेरिएशन डिक्लिनेशन पूछा है, ड्यू टू चेंज इन सीजन की बात कर रहा है। जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या बोला था, ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण जो था हमारा आंसर था इरेगुलर डी। पर अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है चेंज इन सीजन के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको वहाँ पे भी सारे एक्सप्लेनेशन दिए थे कि जो आपका चेंज इन सीजन है वो होता है क्या, डायurnal, ठीक है। और जो आपका सेक्युलर होता है वो क्या होता है, आपके जब पीरियडिकली जब चेंज होता है डिक्लिनेशन तो उसको बोलते हैं आप सेक्युलर। और अगर आपकी प्लेस चेंज होती है तो उसको आप बोलते हैं क्या, एनुअल, ठीक है। तो प्लेस चेंज होगी तो एनुअल, और आपकी चेंज इन सीजन है तो डायurnal, और अगर आपका क्या हो रहा है, पीरियडिकली चेंज हो रहा है तो सेक्युलर, और आपका अगर मैग्नेटिक स्टॉर्म है तो इरेगुलर। तो ये आप याद रखिएगा, ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कंटूर लाइन्स ऑन क्रॉसिंग ईच अदर ऑन अ मैप shows that the area is option A flat, option B steeply sloped, option C vertical cliff and option D overhanging cliff। कंटूर मैंने आपको कई बार बताया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था पर उसका ऑप्शन अलग था और उसका पूछा चीज़ जो गई थी वो भी अलग थी। अभी यहाँ से क्या बोल रहा है, कंटूर लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो एक दूसरे को जो क्रॉस करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें बोल रहा था आपका जो कंटूर्स है वो ब्रॉडली स्पेस्ड है। तो ब्रॉडली स्पेस्ड में क्या था, आपका आंसर था फ्लैट। अगर आपसे बोलता क्लोजली स्पेस्ड है तो हो जाता आपका स्टीपली स्लोप। अगर बोल देता कि एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं तो ऑप्शन हो जाता सी वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। तो अगेन ये जो ऑप्शन है ये चारों क्वेश्चन आप करके याद रखिएगा क्योंकि इनमें से चारों कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी ये जो पूछा है, इसने पूछा था क्रॉसिंग ईच अदर, तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ओवरहैंगिंग क्लिफ, क्रॉसिंग ओवर का बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन साइड में होगा, वर्टिकल क्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द क्वाड्रेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट, इट्स वैल्यू इन होल सर्कल बियरिंग इज। ऑप्शंस आर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 150 डिग्री एंड 210 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक बियरिंग दी हुई है और आपसे होल सर्कल बियरिंग पूछा है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले तो आप ये बना लीजिए, चारों डायरेक्शन बना लीजिए। अब आपसे बोल रहा है साउथ ईस्ट में 30 डिग्री है, यानी कि आपका, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये है आपकी लाइन और ये साउथ से ईस्ट इस तरह से ये जो एंगल बन रहा है ये बोल रहा है आपका 30 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, होल सर्कल बियरिंग बताना है। तो होल सर्कल बियरिंग में क्या होगा, ये वाला जो एंगल आएगा इसको हम बोलेंगे क्या, होल सर्कल बियरिंग। तो आप देख लीजिए ये टोटल एंगल जो बना रहा है वो 180 का बना रहा है और ये साउथ और ईस्ट का एंगल दिया है 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिलेगा सी 150 डिग्री। तो आपका ये होल सर्कल बियरिंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के कई बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन इज नोन एज। इंडेंटेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी हार्डनेस। इम्पैक्ट के रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम क्या, टफनेस। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था हमने प्रैक्टिस सेट्स में देखा था तो उसमें टफनेस था, अब यहाँ पर इसने चेंज कर दिया तो यहाँ आगे इंडेंटेशन। तो इसका आंसर है बी हार्डनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 3.1 इट इज ग्रेडेड एज। ऑप्शन ए वेरी फाइन सैंड, ऑप्शन बी फाइन सैंड, ऑप्शन सी मीडियम सैंड एंड ऑप्शन डी इज कोर्स सैंड। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो फाइननेस मॉडुलस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप इनकी सारी वैल्यूज़ को याद रखिएगा। जो फाइन सैंड होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, फाइननेस मॉडुलस की 2.2 से लेके 2.6 तक होती है। मीडियम में कितनी होती है, 2.6 से लेके 2.9 तक होती है। और कोर्स में कितनी होती है, 2.9 से लेके 3.2 तक। तो अभी हमारी क्या है, 3.1 दी हुई है, यानी कि कोर्स सैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू को आप याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड पूछा है टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये सॉइल है यानी कि टोटल वॉल्यूम। इसको आप जैसा भी डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से करते हैं तो कैपिटल वी कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका वॉइड रेशियो। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉइल की जगह सॉलिड आ जाता तो इसको आप क्या बोलते थे, फिर आप इसको पोरोसिटी बोल देते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। एरिया ऑफ कॉन्टेंट एयर कंटेंट AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो इन चारों को आप याद रखिएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रियलाइज्ड व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्युटली यूजलेस बट स्टिल नॉट डिसमेंटल्ड इज नोन एज। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो इसके जो भी ऑप्शन है चारों को हम डिस्कस करेंगे। चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन 1 है सैल्वेज वैल्यू, ऑप्शन बी इज स्क्रैप वैल्यू, ऑप्शन सी इज बुक वैल्यू एंड ऑप्शन डी इज जंक वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो भी है वो यूजलेस हो गई है पर अभी डिसमेंटल्ड नहीं हुई है, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर डिसमेंटल्ड नहीं हुई है तो उसको हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। अगर डिसमेंटल्ड हो गई है मतलब आपने तोड़ दिया है उस प्रॉपर्टी को, तो हम उसको बोलेंगे क्या, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। डिसमेंटल्ड हो गई है तो स्क्रैप वैल्यू, और डिसमेंटल्ड नहीं हुई है तो सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू सपोज करिए x, उसमें से आपने डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, तो उसके बाद जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं क्या, बुक वैल्यू। ठीक है, और जंक वैल्यू ऐसा कुछ जंक वैल्यू आपका होता नहीं है, तो ये तो आपका इररिलेवेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो इन तीनों का आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। न्यूमेरिकल है, पूछ रहा है ड्राई डेंसिटी ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो 0.67 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 इज। ऑप्शन ए इज इन किलो न्यूटन मीटर में बताना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ऑप्शन ए इज 18, ऑप्शन बी इज 9.81, ऑप्शन सी इज 19.62 एंड ऑप्शन डी इज 20.05। तो आपसे पूछा है क्या, ड्राई यूनिट वेट पूछा है, यानी कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, गामा डी से हम इसको डिनोट करते हैं। गामा डी इज इक्वल टू होता है जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और ई की वैल्यू गिवन है, सीधे सीधे फॉर्मूला बस अगर आपको याद है तो आपसे बन जाएगा। हम रख देते हैं, अभी ये सिंपल है इसलिए मैं ये वाला करवा रहा हूँ, अदरवाइज आपसे करवा देता। तो अभी जी की वैल्यू कितनी दी है, 2.67, और ई की वैल्यू दी है 0.67, तो यहाँ जाएगा कितना, 2.67 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू में आ जाएगा 9.81। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन जो भी है चूज़ करिएगे, इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। ऑप्शन ए इज एंड ऑफ बीम, ऑप्शन बी इज small openings up to 0.5 square meter, option C end of rafter and option D is all of the above। आपसे बोल रहा है कि प्लास्टरिंग के लिए जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो डिडक्शन किस चीज़ के लिए नहीं करते, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो ए बी सी है इन तीनों के लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ है। तो देखिए, आप अगर प्रैक्टिस सेट डेली का कर रहे हैं तो आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में भी आप पे क्वेश्चन और अच्छे से बन रहे हैं, और जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करेंगे तब आपका टाइमिंग कम होना शुरू होगा। और एसएससी को क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम को ही बीट करना है। ठीक है, नॉलेज में तो सारे लोग बराबर हैं, जो टाइम को बीट कर गया वो जॉब ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज अ, ऑप्शन ए फोर्स मेथड, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑप्शन सी इज इक्विलिब्रियम मेथड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो आप ये तुरंत बनना चाहिए, आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या है, आपका फोर्स मेथड है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपसे, अ मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन आइडेंटिकल डायरेक्शन इज सेड टू बी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और आइडेंटिकल डायरेक्शन में भी बोल रहा है। ऑप्शन ए आर
होमोजीनियस, ऑप्शन बी इज आइसोट्रोपिक, ऑप्शन सी इज इलास्टिक एंड ऑप्शन डी इज ऑर्थोट्रोपिक। तो देखिए आपसे बोल रहा है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल डायरेक्शन है, मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी है सिग्मा, ठीक है, हर पॉइंट पे, तो इस तरह के आपके मटेरियल को पूछा है कि क्या बोलेंगे। तो इस तरह का जो मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस ये आपका आंसर होगा इसका। अगर आपसे बोलता आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन मतलब अगर एक ही पॉइंट है तो यहाँ पर सिग्मा आपका एक्स डायरेक्शन में भी है, सिग्मा आपका हर डायरेक्शन में भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक कई बार आता है। तो इसका अभी फिलहाल ये जो 19th क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, होमोजीनियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग कॉपी में अपने आंसर ज़रूर लिख रहे होंगे। अगर आप आंसर लिखते जाते हैं तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे और आपको फाइनली एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन को आप सिली मिस्टेक के कारण गलत कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिसको आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू वाला, तो उसमें क्या होता है, जनरली बच्चों को लगता है ये तो हम पे बन जाता है, पर हम जल्दी जल्दी में उसमें गलत कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यार उसमें एक डिसमेंटल वाला केस है, एक आपका विदाउट डिसमेंटल वाला केस है। तो इस तरह की जो आपसे सिली मिस्टेक होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉपी में लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए प्रोफाइल लेवलिंग, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल लेवलिंग, ऑप्शन सी फ्लाई लेवलिंग, ऑप्शन डी सिंपल लेवलिंग। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है जो आपके रिवर के अक्रॉस होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ये रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज मीडियम व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लम्प इज इन mm। ऑप्शन ए इज 25 से 50, ऑप्शन बी इज 0 से 25, ऑप्शन सी इज 50 से 100 एंड ऑप्शन डी इज 100 to 175। ठीक है, तो हमें इसमें से चूज़ करके बताना है कि क्या आपके आंसर होंगे। जल्दी से आप चूज़ करके बताइए। आपके पूछ रहा है कि मीडियम वर्केबिलिटी कब होगी। तो मीडियम वर्केबिलिटी हमने देखा है कब होती है आपकी, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। मीडियम क्या होती है आपकी 25 से लेके मीडियम होती है आपकी 100 से लेके 50 से लेके 100 के बीच में, और 25 से लेके 50 के बीच में आपकी होती है कितनी, लो होती है। 50 से लेके 100 के बीच में आपकी मीडियम होती है और 100 से लेके 175 में आपकी वर्केबिलिटी हाई होती है। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी। क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इज, इसका तो सीधा सीधा हमें पता है, ऑप्शन सी है आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट वो 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एन स्कोप इज यूज टू डिटरमाइन, ऑप्शन ए स्पीड एंड डिले, स्पीड एंड डिले स्टडी है वो, सॉरी, ऑप्शन बी है ट्रेवल टाइम, ऑप्शन सी है एवरेज स्पीड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जल्दीबाजी मत करिएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़े से कन्फ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन रिपीट आपको लग रहा है लेकिन एज इट इज़ रिपीट नहीं है, ऑप्शन चेंज हो गए हैं। ऑप्शन था क्या इसका, जो ए ऑप्शन है स्पीड एंड डिले, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, एनस्कोप जो होता है वो आपका काय के लिए होता है, स्पॉट स्पीड के लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया है डी, नन ऑफ दीज। तो ऐसा हो सकता है कि आपके नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है स्पॉट स्पीड, यानी कि आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, ऑप्शन ए प्रेशर ऑफ फ्लो, ऑप्शन बी एरिया ऑफ फ्लो, ऑप्शन सी डिस्चार्ज ऑफ फ्लो एंड ऑप्शन डी वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो हमें पता कि पिटोट ट्यूब जो है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं अ स्टील मेंबर सब्जेक्टेड टू प्राइमरी कंप्रेशन इज कॉल्ड। जब प्राइमरी कंप्रेशन होता है तो उस मेंबर को हम क्या बोलते हैं, टाई, स्ट्रट, स्लिंग या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज स्ट्रट। जो आपका टाई मेंबर होता है वो आपका क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है, और जो आपका स्ट्रट होता है वो आपका कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने वर्केबिलिटी की आपके लिए एक वैल्यू टेबल भी बना रखी है कि आपकी वर्केबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है।
25 से 50 रहेगी तो लो रहेगी, 50 से 100 रहेगी तो मीडियम, और 100 से 175 रहेगी तो हाई। ठीक है, इस टेबल को आप याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी टेबल अलग से बना रखी है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहाँ मैं एंड करता हूँ। अब आपका काम ये है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने गलत करे हैं, उसे आप एवेल्यूएट करिए, और जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसे आप देखिए कि आपका गलत एक्चुअली में हुआ क्यों, और आप कोशिश करिए कि वो वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट ना हो। अगर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा और आपको जो आपकी गलती हो रही है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस सेट करने में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आपके नेगेटिव मार्किंग कम हो रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहाँ एंड करता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तैयारी आप करते रहिए। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।